बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। यानी कल हमने समरी ऑफ द नावल जोसेफ एंड्रयूज़ बाय हेनरी फील्डिंग को पेश किया था और आज उसका क्रिटिकल एनालिसिस स्टूडेंट की डिमांड पे यानी पेश करने जा रहा हूँ। और आप लोग जो है स्टे कनेक्टेड रहें, E to Z लेक्चर को वॉच करें। बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही जो है उसके अंदर कई परसेप्शन मैंने जो है शामिल की है। तो लेक्चर पर जाने से पहले यानी उसके टाइटल नोट कर लें, कौन कौन से टाइटल यानी किस किस टॉपिक पे इस क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नावल जोसेफ एंड्रयूज़ बाय हेनरी फील्डिंग में हमने जो है यानी प्रेजेंटेशन देनी है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन होगा, नंबर 2 यानी 2 नंबर पे सैटिरिकल नेचर या सैटिरिकल नेचर ऑफ द नावल होगा या सैटिरिकल नेचर नावल है। और नंबर 3 पे सैटिरिकल अप्रोच इन करेक्टर के, कैसे करेक्टर के अंदर उसका सेटायर पाया जाता है या सैटिरिकल अप्रोच है। और 4th नंबर पे मॉरल थीम्स कौन से हैं इसके अंदर या इस नावल के कौन से थीम बनते हैं। और इसके अलावा 5th नंबर पे नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द नावल कि कैसे इसकी वे ऑफ राइटिंग है और कैसे नैरेटिव स्ट्रक्चर है। और फार्दर यानी 6th नंबर पे फार्दर नैरेटिव टेक्निक की इसके अंदर मज़ीद कौन कौन से यानी नैरेटिव टेक्निक्स यूज़ किए गए हैं इसके स्टाइल ऑफ नावल में। और 7 नंबर पे हम आपको कंक्लूजन देंगे। तो लेक्चर के शुरुआत की जानिब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नावल जोसेफ एंड्रयूज़ बाय हेनरी फील्डिंग, यानी हेनरी फील्डिंग का जो नावल है जोसेफ एंड्रयूज़ उसका एनालिसिस आज आप लोग के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, जोसेफ एंड्रयूज़ is a novel written by Henry Fielding and published in 1742. It is often regarded as one of the earliest and most significant example of English novel. अब यहाँ से इस पेज से आप लोग को वाज़े हो रहा है कि ये जोसेफ एंड्रयूज़ का जो नावल है हेनरी फील्डिंग का, ये 1742 में इसकी पब्लिकेशन हो चुकी थी और उसको अक्सर औकात एक सबसे पहला और सबसे अहम एग्जाम्पल है इंग्लिश नावल का, जो इंग्लिश नावल्स के इन्हीं हिस्ट्री या क्रॉनिकल्स में जो है आप लोग को उसकी सिग्निफिकेंट वर्क्स में आपको मिलेगा। और इसकी जो स्टोरी है, द स्टोरी फॉलोज द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़, यानी यहाँ पे जो बेसिकली इसकी समरी ऑलरेडी हम कल यानी लेक्चर में यानी करवा चुके हैं और अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं कि स्टोरी फॉलोज द एडवेंचर्स। इसके अंदर ये बेसिकली ये नावल जो है इमिटेशन में या नकल में उतारी गई है और पैराडिकल इमिटेशन है किस नावल की, पॉमिला की, जो सैमुअल रिचर्डसन नावलिस्ट की जो है उसको कॉपी किया है। और यहाँ पे यानी इसी नावल के अंदर जोसेफ एंड्रयूज़ में यानी बेसिकली एक जोसेफ एंड्रयूज़ उसका टाइटल भी है और प्रोटैगनिस्ट या हीरो का नाम भी है। उसको एक वर्चुअस, एक नेक पागदामन एंड हैंडसम फुटमैन और कॉमन एक हम फुटमैन या फुटपाथ पे यानी चलने वाला आदमी है। एज ही इनकाउंटर वेरियस कैरेक्टर एंड सिचुएशन ऑन हिज जर्नी बैक टू हिज बिलाउड फैनी गॉडविल, यानी फैनी गॉडविल उसकी बिलावट या महबूबा का नाम है। जैसे वो उसके दोबारा मिलने के लिए आता और कैसे वो जो है सफ़र होता है और किन किन कैरेक्टर से और किन सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ता है। अगरचे वो एक पागदामन और चेस्टफुल जो है कैरेक्टर है, यानी इसकी चेस्टिटी पे कोई क्वेश्चनेबल मार्क नहीं है। तो ये नावल बेसिकली एडवेंचरिज्म पे मुश्तमिल है और उसमें एडवेंचरिज्म किस से रिलेटेड है, जो इसका मेन राइटर है यानी प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, जोसेफ एंड्रयूज़ है। नंबर 2 यानी इसके टाइटल की तरफ जाते हैं, सैटिरिकल नेचर नावल है। यानी इस नावल की दूसरी क्रिटिकल एनालिसिस मेन पॉइंट अगर आप लोग नोट करना चाहें तो वो ये है कि ये सैटिरिकल नेचर नावल है। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ द जोसेफ एंड्रयूज़ नावल इज इट्स सैटिरिकल नेचर, यानी इसके अंदर सैटायर पाया जाता है। सैटायर क्या होता है, लिटरेरी वेपन होता है और उसका मकसद क्या होता है, टू टारगेट द फॉलीज एंड वाइसेस ऑफ एनी सोसाइटी। और उसका मकसद मुसन्निफ का सैटिरिकल वो क्या होता है,
ताकि टू रिफॉर्म दी सोसाइटी, ताकि माशरे में इस्लाह लाया जा सके। जस्ट लाइक गैलिवर ट्रेवर्स को आप लोग यानी जोनाथन स्विफ्ट की, या इस तरह द रेप ऑफ द लॉग यानी जो अलेक्जेंडर पॉप की है, इस किस्म के जो वर्क्स होते हैं इसमें सेटायर इस्तेमाल होता है और उसमें सोशल कमेंट्री होती है, समाजी तबसरा होता है और मुआशरे के वाइसेस को यानी डायरेक्ट उसने हिट किया होता है, वाइसेस के थ्रू ये उस वाइसेस को हिट किया होता है और उसका मकसद इस ईवल्स को या इन वाइसेस को जो है यानी जो रिफॉर्म करना होता है। इसी वजह से ये नावल जो है सेटेरिकल नेचर नावल है। और कैसे फील्डिंग यूजेस द नावल टू सेटराइज एंड क्रिटिक द सोशल, यानी इसमें नावल में वो सेटायर को इस्तेमाल करता है किस मकसद के लिए और एनालिसिस पेश करता है उस समाजी, सोशल, मॉरल, अखलाकी एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इस टाइम, उसी वक्त का ही इम्प्लाइज। और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के लिटरेरी वेपन्स या लिटरेरी फिगर्स या लिटरेरी जो है डिवाइसेस का सहारा लेते हैं। नंबर 1 आयरनी का वो भी इस्तेमाल करते हैं। आयरनी क्या मकसद होता है? आयरनी लिटरेरी वेपन है या लिटरेरी जो है डिवाइस है। इसका मकसद होता है कि यानी डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, और इसके अलावा विट का सहारा भी लेता है यानी दानिशमंदी का, एंड ह्यूमर और तंज मजाक का टू एक्सपोज द फॉलीज एंड वाइसेस प्रिवेलेंट इन 18th सेंचुरी सोसाइटी। कि इस नावला और इस अतर के जो है इस 18th सेंचुरी सोसाइटी में जो भी वाइसेस, जो भी ईवल्स पाए जाते हैं, जो भी फॉलीज हमाकतें पाई जाती थी, ताकि उनको टारगेट किया जाए इन लिटरेरी वेपन्स के जरिए। द नावल सर्व एज ए सोशल कमेंट्री, और यही नावल बेसिकली सैटेरिकल नेचर रखते हुए यानी ये क्या होता है तो समाजी तबसरा करता है, हाईलाइटिंग द हाइपोक्रेसी एंड करप्शन ऑफ द अपर क्लासेस। और अपर क्लासेस या बड़े क्लास की क्लास बेस्ड सोसाइटी है, उस क्लास बेस्ड सोसाइटी में बड़े लोगों की मुनाफकत को और अपर क्लास के करप्शन को जो है ये उजागर करता है। एंड द स्टार कंट्रास्ट बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी, और जाहिर में और हकीकत के दरमियान फ़र्क के जो वाज़े फ़र्क पाया जाता है इन क्लासेस का या इन अपर क्लासेस के लोगों का या उस टाइम के लोगों का जो वहाँ पे पाया जाता है। इसी वजह से ये नावल जो है यानी अपने नेचर में सैटेरिकल नावल है, यानी फुल ऑफ सैटायर है, जिसमें सोशल कमेंट्री पेश की गई है। सेकंड पॉइंट आप लोग ये नोट कर सकते हैं कि नावल सैटेरिकल नावल है। इसी तरह इस सैटेरिकल अप्रोच को उसके कैरेक्टर्स के भी अंदर डाला गया है। यानी थर्ड नंबर पे सैटेरिकल अप्रोच इन कैरेक्टर, यानी फील्डिंग सैटेरिकल अप्रोच इज एविडेंट इन हिज पोर्ट्रायल ऑफ कैरेक्टर, यानी उसकी कैरेक्टर की जो किरदार साजी की गई है, कैरेक्टराइजेशन की गई है, यानी कैरेक्टराइजेशन में भी यानी सेटायर का वेपन जो है यानी शामिल है, एलिमेंट शामिल है। फॉर इंस्टेंस कैसे लेडी बुबाई अ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल वेमेन, यानी इसमें लेडी बुबाई जो सर थॉमस की यानी वाइफ है वो एक बड़ी अमीर कबीर और बड़ी इन्फ्लुएंशियल यानी असल रसूख वाली वेमेन है। इज डिपिक्टेड एज वैन मैनिपुलेटिव एंड मॉरली करप्ट, यानी उसको एक ऐसे करेक्टर के तौर पे शो किया गया कि वो मॉरली करप्ट है। थ्रू हर करेक्टर फील्डिंग क्रिटिसाइज द corrupting influence of wealth and power as well as the superficiality of social status, यानी उसके करेक्टर के जरिए वो मॉरल करप्शन का जिक्र करते हैं फील्डिंग एंड रिफील्डिंग इस नावल में। और इसके अलावा उस जमाने में जो करप्टिंग इन्फ्लुएंस होता था, चाहे वो ताकत के नशे से होता था या जो है दौलत के नशे से होता था या जो है उसका समाजी यानी स्टेटस या हैसियत के यानी जो उसके सुपरफिशियलिटी की वजह से या उसके जो है यानी सुपर व्यू की वजह से या सुपरफिशियल सरफेस की वजह से या उसके जो है मसनूईपन की वजह से वो अपने स्टेटस का फ़ायदा लेते थे, और जिससे वो जो है ये करप्शन और ये चाहे मॉरली करप्शन हो चाहे वो जो है फाइनेंशियल करप्शन हो इसमें मुलव्वस होते थे। इसी तरह ये तो एक ही करेक्टर की मैंने एग्जांपल दी है। और सिमिलरली अदर करेक्टर सच एज पार्सन एडम, जिसमें पार्सन एडम्स भी है, मिस स्लिपस्ट्रॉप एंड मिस विल्सन आर प्रेजेंटेड विद द एग्जेजरेटेड ट्रेड्स एंड फ्लॉज, और जिसको बड़े बड़े यानी खासियतों से और वो हाइपरबोलिज्म स्टेट में या एग्जेजरेशन एक लिटरेरी वेपन है जिसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है खासियतों के साथ एंड फ्लास के साथ, एक्सपोजिंग ये कहते हुए द फ्लाज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रोफेशन एंड सोशल पोजीशन, जो उनके पास जितने भी समाजी यानी ओहदे हैं या पोजीशन है या उनके जो पेशे हैं, ताकि उनके फ्लाज या नकाइस को इस एग्जेजरेशन के साथ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए और उसके सैटेरिकल अप्रोच इन करेक्टर में उसका मददगार साबित हो। यानी थर्ड नंबर पे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इसके जो करेक्टर है वो खुद भी सैटायर्स के सपोर्टिव एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। इस तरह फोर्थ नंबर पे जो है मॉरल थीम्स है
इसके अंदर, इस नावल के अंदर। अनदर नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ द जोसेफ एंड्रियो इज एक्सप्लोरेशन ऑफ द मॉरल थीम, यानी इसके अंदर मॉरल अखलाकी थीम्स दिए गए हैं। क्यों, कैसे? इन फील्डिंग प्रेजेंट जोसेफ एंड्रियोस as a virtuous and morally upright character who faces numerous challenges and temptation throughout the novel। यानी इस कैरेक्टर में जो मेन कैरेक्टर है, जो टाइटल यानी इस नावल का जो है, जोसेफ एंड्रियो जो हीरो है, उसको एक पाकदामन और मॉरली अपराइट कैरेक्टर जो है शो किया गया अखलाकी लिहाज से, और इसी वजह से वो कई यानी ऐसे टेम्पटेशन, ऐसे जो है यानी चैलेंजेस का सामना करता है पूरे नावल में। यानी जोसेफ स्टेडफास्ट एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल सर्व एज ए मॉरल कंपास इन द वर्ल्ड फील्ड विद द डिसीट एंड इमॉर्टेलिटी। उस दौर में जितना भी यानी डिसीट था, धोखा था, बिट्रायल था, इमोरलिटी थी, या उसके में जो यानी गैर अखलाकीपन था, इसके बावजूद उसका यानी जोसेफ एंड्रियो का अपने अखलाकी पहलू और प्रिंसिपल के साथ स्टेडफास्ट होना, सीसा प्लाई हुई दीवार होना और उससे मुंसलिक रहना, एडहेरेंस रहना, ये इस बात की दलील है कि वो जो है यानी मॉरल थीम्स पे या मॉरल यानी जो अखलाकियत के जो ट्रेड्स थे, यानी हेनरी फील्डिंग उस पे जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला था। फील्डिंग एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्चू, और इसी वजह से इस नावल में फील्डिंग जो है इन करेक्टर के मॉरल थीम्स के ज़रिए वो वर्चू यानी नेकपन की एंड इंटेग्रिटी और दयानतदारी की जो है यानी इम्पोर्टेंस हमें जो है शो करता है। ऑफन कंट्रास्टिंग जोसेफ बिहेवियर विद दैट ऑफ द अदर करेक्टर हु लेक मॉरल प्रिंसिपल, और इसी वजह से इनके दूसरे करेक्टर के साथ उसका कंपैरिजन भी पेश करता है जिसके अंदर अखलाकी पस्तियां हैं या जो अखलाक के उस आला दर्जे बेफाइज नहीं है जो जोसेफ एंड्रियोस को इस नावल में दिखाया गया है। तो आप लोग कह सकते हैं कि इस नावल की जो है मॉरल थीम्स जो है बेसिकली यानी ये इस नावल की मॉरल थीम या मॉरल एस्पेक्ट ऑफ नावल जो है बड़ा रिमार्केबल है। इसी तरह 5th नंबर पे नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। नैरेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, और नैरेटिव किस चीज़ को कहते हैं यानी बयान या वे ऑफ नरेशन जो होता है यानी बयान करने का जो तरीका होता है, एंड स्टाइल कहते हैं वे ऑफ राइटिंग को। तो इसके स्टाइल का तरीका कैसे था, यानी पहले इस दौर में किस किस्म का तरीका राइज था, इससे पहले का जो दौर था या 18th सेंचुरी जो यानी सोसाइटी थी। इन एडिशन टू इट्स सटायर एंड मॉरल एक्सप्लोरेशन जोसेफ एंड्रियो इज आल्सो सिग्निफिकेंट फॉर इट्स नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, यानी उसके मॉरल एक्सप्लोरेशन और सटायर के अलावा उसकी जो दूसरी बड़ी खासियत थी वो नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड स्टाइल यूनिक था। इसी वजह से ये नावल और भी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है इंग्लिश नावल में। और द नावल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पिकैरेस्क्यू, यानी पिकैरेस्क्यू नावल की हैसियत से उसको लिखा गया। पिकैरेस्क्यू नावल कौन सा होता है जिसके अंदर यानी रॉग या रस्कलिज्म होती है, यानी चोर बदमाश और डाकुओं के जो नावल्स होते हैं। और ये यानरा पॉपुलर इन द 18th सेंचुरी दैट क्रॉनिकल द एडवेंचर ऑफ अ रॉग और अ लोअर क्लास हीरो, या यानी ये यानरा जो था ये किस्म ऑफ लिटरेरी पीस जो थी ये उस 18th सेंचुरी सोसाइटी में काफ़ी मशहूर था। और ये उस यानी एडवेंचर जो मुहिमों पे या मुहिम्स पे मुश्तमिल होता था, उसकी क्रॉनिकल या उसकी हिस्ट्री पे किस बंदे की जो राग होता था, बड़ा बदमाश या डाकू, और वो लोअर क्लास का हीरो होता था। However, Fielding modified the picaresque form by creating protagonist who is morally upright and virtuous। लेकिन फील्डिंग ने उस पिकैरेस्क्यू नावल को जो है थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा तब्दील किया, और उसका यानी मॉरली यानी बैंकरप्ट की वजह से मॉरली बैंकरप्ट यानी हीरो की बजाय उसने मॉरली अपराइट यानी अखलाकी लिहाज से बड़ा अच्छा और अच्छे अखलाक और अच्छे करेक्टर वाला वर्चुअस नेक दामन और पाक दामन जो है यानी हीरो को चुना। और इसी तरह सबवर्टिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ यानरा, और उस यानरा से जो लोगों के तवक्कात थे उसको उसने सबवर्ट किया या यानी उससे इनहराफ किया। दिस डेविएशन अलाउज फील्डिंग टू कन्वे इज मॉरल मैसेज इफेक्टिवली, और ये जो इनहराफ किया गया उस दौर के तरीके लिखने से और नैरेटिव स्टाइल से, इससे उसने अपना मैसेज बड़ा इफेक्टिवली पेश किया कि एक अच्छे अखलाक वाले और पाकदामनी इंसान की बात में क्या तासीर होता है और एक बुरे इंसान की ज़बान में क्या तासीर होता है। तो इसी वजह से उसने अपना मैसेज इफेक्टिवली बड़े मुअस्सर कुन अंदाज से पेश किया एंड चैलेंज सोसाइटल नॉर्म, और उस समाजी यानी अकदार को उसने चैलेंज किया फील्डिंग ने
अपने इस नावल में। ये तो नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड स्टाइल की बात थी कि उसने दूसरे उस यानरास की मुखालफत की जो उस ज़माने में राइज थी। इसी नैरेटिव स्ट्रक्चर की मज़ीद वजाहत के लिए यानी फार्दर नैरेटिव स्ट्रक्चर 6 नंबर पे फार्दर मोर फील्डिंग implies a range of narrative techniques in the novel including digression, यानी बाकी मजीद भी जितने भी नैरेटिव स्किल को अपलिफ्ट करने के लिए जितने भी स्किल्स और टेक्निक इस्तेमाल होते थे उसने वही टेक्निक इस्तेमाल की है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 डाइग्रेशन। डाइग्रेशन वो लिटरेरी टर्म होता है जिसको आप लोग वो भी कह सकते हैं यानी इररिलेवेंट मटेरियल डिस्कशन जो होती है, यानी गैर मुताल्लिका गुफ्तगू जो होती है, यानी जो टीम के साथ जो है इतनी रेलेवेंसी नहीं रखती। और इसके अलावा अथॉरियल कमेंट्री और एक अथॉरिटेटिव अंदाज में उसने तबसरा किया है। और इसी तरह डायरेक्ट एड्रेसेस टू द रीडर, और फौरन उसने रीडर को अपने कब्जे में लिया, उसको डायरेक्ट खिताब किया। दिस टेक्निक क्रिएट अ सेल्फ कॉन्शियस, और उससे जो है सेल्फ कॉन्शियस पैदा होते हैं एंड प्लेफुल नैरेटिव वॉइस, और बहुत ही ज़बरदस्त वॉइस क्रिएट होता है। एंगेजिंग द रीडर एंड ड्राइंग अटेंशन टू द आर्टिफाइस ऑफ स्टोरी टेलिंग, और इस स्टोरी टेलिंग की जो आर्टिफिशियल मेकिंग होती है उसकी तरफ यानी रीडर और लर्नर मुतवज्जे होते हैं। फील्डिंग यूजेस दीज नैरेटिव डिवाइसेस टू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ फिक्शन एंड द रोल ऑफ ऑथर फार्दर इनरिचिंग द रीडिंग एक्सपीरियंस, और इसी तरह इन नैरेटिव स्ट्रक्चर के नैरेटिव डिवाइसेस की वजह से इस नावल की अफादियत और भी बढ़ जाती है। इस तरह 7 नंबर पे कंक्लूजन है। इन कंक्लूजन जोसेफ एंड्रियो इज अ सैटिरिकल एंड मोरलिस्टिक नावल, यानी एक मॉरल बेस्ड नावल है और एक सैटायर बेस्ड नावल है दैट ऑफर अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी, जो बेसिकली 18वीं सदी के उस सोसाइटी की अक्कासी करती है जिसके अंदर जो वाइसेस पाए जाते थे, और उसकी रिफॉर्मेशन के लिए हेनरी फील्डिंग ने ये लिखा था। थ्रू इट्स सैटिरिकल पोर्ट्रायल ऑफ कैरेक्टर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, फील्डिंग एक्सपोजेस द हाइपोक्रेसी एंड करप्शन ऑफ हिज टाइम, उस वक्त के करप्शन को और उसकी मुनाफत को या उसकी हाइपोक्रेसी को उसने उजागर किया। द नावल एक्सप्लोरेशन ऑफ द मॉरल थीम, और ये जो नावल की जो एक्सप्लोरेशन है खासकर अखलाकी थीम लिहाज से, इज नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड इज यूजेस ऑफ वेरियस नैरेटिव टेक्निक्स contribute to its enduring significance in the history of English novel, और इससे इस नावल की जो अहमियत है वो और भी बढ़ जाती है खासकर इंग्लिश नावल की हिस्ट्री में। और नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, यानी ये हमारा जो है हेवराइड इंग्लिश लर्निंग अप है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी है, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।